सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनिल। आज हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज टिश्यू, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, राइट। और उसी टॉपिक को हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे आपका एनिमल टिश्यूज के बारे में। आपको पता है हमने जो एनिमल टिश्यूज हैं उन एनिमल टिश्यूज को फंक्शंस के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे आपने उन्हें 4 भागों में क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 दैट इज एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यूज जिनका काम होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। नंबर 2 दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं आपको पता है, ये कनेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोवाइड द सपोर्ट, ये आपको सपोर्ट देते हैं आपकी पूरी बॉडी को, एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन बॉडी, जैसे कि ब्लड is a connective tissue, right? Blood is a connective tissue. It is a specialized connective tissue. You got the point? Very good. ठीक है, चलिए हम अब जो थर्ड टाइप का तो है आपका दैट इज मस्कुलर टिश्यू। थर्ड टाइप का जो आपका टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है दैट इज मस्कुलर टिश्यू, राइट। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और नंबर 4 जो है आपके दैट इज नर्वस टिश्यू, राइट। इनको हम न्यूरल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है न्यूरल कंडक्शन करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। जो आपकी इंपल्स होती है उन इंपल्स को जनरेट करती हैं और वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पहुंचाने का काम करती है। तो यहां पे मैंने प्रीवियस क्लास को अगर आप ध्यान रख रहे होंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में मोस्ट अबेंडेंट कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है और ये बार बार आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, है ना। देन उनके भी सब टाइप्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप पूरे लेक्चर में बने रहें। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स भी बना रहे हो। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं तो उसको लिखना है। आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, जैसे भी लिखिए, लेकिन आपको वो लंबे समय तक याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अपने हाथों से आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, आप मेरा विश्वास मानिए आपको वो लंबे समय तक माय डियर स्टूडेंट याद रहेगा। तो हम बात करेंगे आज एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। तो यहाँ पर ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये देखिए न्यूरल टिश्यू, आप कैसे पहचाने इसको, ये येलो कलर में जो आप दिख रहा है, राइट, यस दैट इज सेल बॉडी। और ये लंबा सा क्या आपका एक्सॉन है, इस तरीके से ये क्या है, न्यूरल टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करना है, एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। और ये आपके मसल टिश्यू है। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। आज के लेक्चर में जो आप लोगों ने पढ़ना है दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यूज, आज इसको समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, देखिए अगर ये टर्म देखेंगे एपी, राइट, एपी का मतलब होता है अपॉन, राइट। थीलिया का मतलब यहां पर लिखा हुआ है दैट इज ग्रोथ। बेसिकली क्या है एपिथेलियल वर्ड का मतलब, मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट ये एक सरफेस है, इसके जो अपर पार्ट है, राइट, इसके अपर पार्ट में इस तरीके से अपॉन, है ना, कोई भी सरफेस के ऊपर इस तरीके से जो टिश्यू पाया जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, आपका एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू।
ठीक है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, एपी मतलब अपॉन, थीलियल मतलब ग्रोथ, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथीलियम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। वो टिश्यू जो किसी और दूसरे टिश्यू के ऊपर क्या होता है, ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एपिथीलियल टिश्यूज कहते हैं। यहां पर देखिए मैं फिर से उस डायग्राम को बनाता हूं। ये मैंने बोला था ना एक लेयर है, या हम ये कह सकते हैं एक सरफेस है। ये बेसिकली एग्जैक्टली है क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, राइट, इस तरीके से हमें एक ग्रोथ नजर आती है जो कि कंटिन्यूअस शीट के फॉर्म में होती है। और इस सेल को, राइट, इन तरीके के ये जो सेल है इनको एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। कौन से सेल बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। और ये सेल का एक लंबा सा जो ग्रुप है जो एक कॉमन फंक्शन को कर रहा होगा, ये एक टिश्यू कहलाएगा। और इस टिश्यू का नाम क्या होगा, आपका एपिथेलियम। तो आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली ये लाइन जस्टिफाई हो रही है, और टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। तो ये कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो अ टिश्यू। इसके सरफेस पे जो टिश्यू हो रहा है, राइट राइट, उसको हम क्या कहेंगे, आपका एपिथेलियम, राइट। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, कहता है एपिथेलियम इज द ओनली टिश्यू विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर। यहां पे देखते हैं एपिथेलियम जो टाइप ऑफ टिश्यू, हमने 4 प्रकार के टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़े, राइट। जो फर्स्ट है वो कौन है, आपका एपिथेलियल टिश्यूज। और ये एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल का अरेंजमेंट है, आप देखते हैं बहुत यूनिफॉर्म वे में है। आप देख रहे हैं ना, कंटिन्यूअस शीट टाइप के बना रहे हैं, तो बेसिकली एक यूनिफॉर्म लेयर को ये क्या करता है, फॉर्म करता है। फिर ये कहता है एपिथेलियम टिश्यू सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ अ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट, ये लाइन जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए नीट 2022 में आपसे इससे क्वेश्चन आएगा। मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं, आप धीरे धीरे समझना कि लगभग हर एक जो मैं बात कह रहा हूं वो आपका एमसीक्यूज है, और ना केवल वो एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है, ये लाइन को समझिए। एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहां पे देखिए ये एक सेल है, उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट सेल हो गई, उसके एडजेसेंट नेक्स्ट सेल हो गई, राइट। तो यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है भी तो बहुत लिटिल है, राइट। लिटिल स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेल। दो सेल के बीच में, यहां पर भी आप देख सकते हैं, दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो काफी कम है। इसलिए हम कहते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है इसमें बहुत लिटिल है। इंटर मैंने आपको बताया ना, दो सेल्स के बीच में, राइट, जो मैट्रिक्स है वो काफी कम है। यहां हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर। दूसरा टर्म लिखिए, मैं क्लियर करता हूं। दूसरा टर्म लिखिए, इंटर सेलुलर स्पेस इज absent, राइट। नियरली वो क्या होता है, absent होगा, और होगा या फिर होगा भी तो बहुत ही लिटिल होगा, है ना। दो सेल्स के बीच में होगा भी तो बहुत ही लिटिल स्पेस होगा, और इसको हम absent भी बोल सकते हैं। चलिए, ये वाला स्लाइड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, बेसिकली एक एपिथेलियल टिश्यूज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मान लीजिए ये कंटिन्यूअस शीट बनी, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है। ये किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है, तो ये कौन सी सेल होगी, आपका एपिथेलियल सेल होगी। कौन सी सेल होगी, एपिथेलियल टिश्यूज की क्या होगी, सेल होगी। अब ध्यान दीजिए, जो एपिथेलियल टिश्यूज की सेल होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ये बेसिकली आपका एपिथेलियल टिश्यूज की क्या है, सेल है। यहां से मैं एक एपिथेलियल टिश्यूज की सेल को बाहर निकाल के ड्रॉ करता हूं।
आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो एपिथेलियल टिश्यूज की सेल हैं, राइट, एपिथेलियल टिश्यूज की सेल हैं, यहां पे मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो सरफेस में पार्ट होगा इस सेल का, इसको हम बोलते हैं एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट। और ये जो नीचे वाला है, राइट, इसको हम बोलते हैं बेसल पार्ट। राइट, अगेन मैं इस बात को आपको दोहरा रहा हूं। मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू का जो ऊपर वाला भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल पार्ट, और जो बेस में है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल पार्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये कहता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस ब्लड वेसल्स कैपिलरीज आर अनेबल टू pierce द टिश्यू। इस लाइन को भी समझ लेते हैं। लेट्स से अज्यूम कीजिए मैंने यहां पर ये क्या बनाया, आपका एपिथेलियल टिश्यू बनाया। क्या बनाया, एपिथेलियल टिश्यूज। और आपको भली भांति अब ये ज्ञात हो चुका है, जो एपिथेलियल टिश्यूज होती है उनकी जो सेल्स होती हैं, उनके सेल में जो स्पेस होता है वो लगभग क्या होता है, आपका ना के बराबर होता है। तो बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो क्या होगा, ना के बराबर होगा, राइट। और आपको ये भी पता है कि ये इसके नीचे कौन से टिश्यूज होंगे, आप सभी जानते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, क्योंकि इनमें आप देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो यहाँ पर बेसिकली ब्लड कैपिलरीज इनके पास नहीं होती है, यहाँ ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच पाती हैं। अगेन मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, राइट, क्योंकि इन पे इंटरसेलुलर स्पेस, जो एपिथेलियल टिश्यूज है उनकी सेल की जो बीच में स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए इनके बीच में ब्लड कैपिलरीज नहीं आ पाती है, राइट। सो इनके इनमें ब्लड सर्कुलेशन इज absent, राइट। लेकिन आपको एक ध्यान में ये रखना पड़ेगा, राइट, ए वेस्कुलर टर्म यूज कर सकते हैं इनके लिए। क्या यूज कर सकते हैं, ए वेस्कुलर। जो मैं टर्म आपको लिखा रहा हूं ये सब आपके एमसीक्यूज हैं, राइट। ए वेस्कुलर यानी कि यहाँ ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, absent होते हैं। ए कभी भी कोई जनरलाइज टर्म के आगे ए वर्ड आता है, ये एक वेस्कुलर टर्म होगी, इसके आगे ए आ रहा है, ए रिप्रेजेंट करेगा आपका absent, यानी कि absence ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड एज ए वेस्कुलर। तो आपको ये पता चल गया, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं डियर स्टूडेंट, वहां पर ब्लड कैपिलरीज नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे सर अगर ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है तो कोई भी सेल है, वो सेल को तो ग्रो करने के लिए क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिएंट चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे, ब्लड से ही आएंगे, है ना, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई ब्लड कैपिलरीज है ही नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके नीचे कौन सा होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ये वेस्कुलर है, ये कनेक्टिव टिश्यू, ग्रीन से जो मैं यहाँ पर ये पार्ट है ना, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से ये सरफेस से ना डिफ्यूजन होता है, ये डिफ्यूज होके यहाँ से कैपिलरी से यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन से यहाँ न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं, और डिफ्यूजन से यहाँ आपके गैसेस पहुंचती हैं। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ से जो चीजें डिफ्यूज हो रही हैं वो डिफ्यूज होके कहाँ जा रही है, हमारा एपिथेलियल टिश्यूज पे। किस पे जा रही है, एपिथेलियल टिश्यूज पे। तो इस तरीके से जो आपका एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल है वो क्या बनी रह रही है, लिविंग बनी रह रही है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो ब्लड सर्कुलेशन इज absent, आपको पता चल गया कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, absent होगा।
अगर ब्लड सर्कुलेशन अब्सेंट होगा तो मैं आपको समझा चुका हूं कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं और गैसियस एक्सचेंज के लिए जो इनके नीचे टिश्यू होता है उस पर ये रिलाई करते हैं, और इनके नीचे कौन सा टिश्यू होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कौन सा टिश्यू होता है आपका, राइट, दैट इज एपिथीलियम। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड वेसल्स होती है उसके माध्यम से ही ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपकी कैपिलरी, जिस कहां पर, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू की जो कैपिलरीज है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करेगा आपका एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैं प्रीवियस स्लाइड में आपसे ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये डायग्राम को एक बार आप अच्छे से देखिए। चलिए अब इस स्लाइड में आप बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस की। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान ये रखना है, ये कहता है दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or outside environment and thus provide covering or lining of some part of body। इसका मतलब क्या है? ठीक है, यहां पे आप इमेजिन कीजिए मैं एक ब्लड वेसल बना रहा हूं। इस तरीके से हमने यहां पे क्या बनाई है, एक ब्लड वेसल। बहुत अच्छे से इस ब्लड वेसल को देखिए, मैं आपको टर्म भी समझाऊंगा। यस, तो ये जो यहां इस स्पेस में, इस केविटी में ब्लड फ्लो होगा, और इसे हम बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन, LUMEN। और ये हमने क्या बनाई है, एक ब्लड वेसल बनाया। अगर आप ध्यान देंगे, जो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल की जो भीतर की जो ये लाइनिंग है, यहां पे आपको एपिथेलियल टिश्यूज नजर आएगा। क्या नजर आएगा, एपिथेलियल टिश्यूज। इस पर्टिकुलर रीजन पे एपिथेलियल टिश्यूज। तो आप इजीली समझ सकते हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, राइट, वो आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट या बॉडी फ्लूइड के किस्म क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। आउटसाइड द एनवायरनमेंट या बॉडी फ्लूइड के क्या होंगे, कांटेक्ट में। यहाँ पर बॉडी फ्लूइड क्या होगा, हमारा ब्लड होगा। ये आपका मान लीजिए RBC है, ये WBC है, तो ये है तो आपका बॉडी फ्लूइड, और इस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में कौन है, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज कांटेक्ट में है। आइदर ये क्या होंगे आपके, दैट इज एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होंगे। मान लीजिए मैं यहां पे इस तरीके से एक हाथ बना रहा हूं, जो हैंड होता है, राइट, हैंड में आपको क्या नजर आती है, स्किन, और स्किन में क्या मौजूद होते हैं हमारे, दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज, या फिर ये आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये देखना कि ये फ्री सरफेस इन पे रहती है। तो ध्यान रखना, इस लाइन को आप समझ लेना। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल दिखाई है। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये ब्लड वेसल है, राइट। ये ब्लड वेसल की जो अंदर की ये लेयर है, मैंने कहा ये लेयर किससे बनी होगी आपका, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी। एपिथेलियल टिश्यू की ये लेयर होगी। ठीक है, और ये एपिथेलियल टिश्यूज की जो लेयर होती है इसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। एंडो मतलब अंदर, है ना, अंदर ब्लड वेसल के अंदर आपको क्या दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। किसकी ग्रोथ है, ये एपिथेलियल टिश्यूज की, और इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम कहते हैं, राइट। फिर से समझ लीजिए, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के अंदर जो रहता है, ये हमने ब्लड वेसल बनाया। ये ब्लड वेसल के अंदर जो लाइनिंग मतलब परत रहेगी, वो परत किसकी रहने वाली है अंदर, यस, दैट इज आपका एपिथेलियल टिश्यूज की, राइट। ये एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर आपको परत दिखेगी, और इसको स्पेसिफिकली हम क्या टर्म बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। है तो आपका एपिथेलियल टिश्यूज ही,
लेकिन क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर पाया जा रहा है तो इसलिए हमने जनरलाइज टर्म से इसको थोड़ा हटा के बोल दिया एंडोथीलियम। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये पाया जाएगा, देखो इस तरीके से यहाँ पर ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज पाए जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होगा, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा। अगर हम ये देखें आपका दैट इज स्टमक, स्टमक की भी जो लाइनिंग है, राइट, स्टमक की लाइनिंग में भी आपको क्या नजर आएगा, यस, एपिथेलियल सेल्स की क्या नजर आएगी, लेयर नजर आएगी। तो ये क्या है बेसिकली, या तो बॉडी फ्लूइड या फिर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आपके इनकी सरफेस क्या रहती है, फ्री रहती है। अब ध्यान दीजिए, हमेशा लेट से मैंने ये आपका क्या बनाया, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू की एक सेल है, ये एपिथेलियल टिश्यू की एक सेल है, और ये भी एपिथेलियल टिश्यू की एक सेल है, और ये भी एपिथेलियल टिश्यू की एक सेल है। आप देख रहे हैं डायग्राम को, देखो एक तो मैंने यूनिफॉर्म सेल्स बना रखे हैं लगभग, और मैंने इनके बीच में जो स्पेस है, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, वो बिल्कुल ना के बराबर बनाया। आप देख पा रहे हैं इस बात को, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, एपिथेलियल टिश्यू हमेशा राइट रेस्ट करते हैं, दे लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है राइट यहां पे, ये जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, राइट, ये एपिथेलियल टिश्यूज की सेल होगी, और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। मैंने आपको बताया ना ये टिश्यू का कौन सा ये सेल का कौन सा पार्ट होगा, एपिकल पार्ट। ये पार्ट कौन सा होगा, बेसल पार्ट। और बेसल पार्ट किसके कांटेक्ट में रहेगा हमेशा, दैट इज इन द कांटेक्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ध्यान दीजिए, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ए सेलुलर, ए जब भी कोई टर्म के आगे आता है तो अब्सेंट, यानी कि आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन में किसी भी प्रकार की सेल मौजूद नजर नहीं आएंगी। फिर से इस बात को समझ लीजिए, हमेशा ये ध्यान रखना, जो एपिथेलियल टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल है, वो सेल का जो बेसल पार्ट है वो हमेशा किसके कांटेक्ट में होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये नॉन लिविंग है, ए सेलुलर है, यानी कि सेल से नहीं बनी है, ये कोशिकाओं से नहीं बनी है, राइट। अगर कोशिकाओं से नहीं बनी है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है ग्लाइको प्रोटीन प्लस म्यूको पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। ठीक है, तो आप एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किस मटेरियल की बनी है, क्या सेल से बनी है, आप कहेंगे जी नहीं ये तो नॉन सेलुलर लेयर होती है, राइट। फिर वो आपसे पूछेगा कि ये जो लेयर है आखिर नॉन सेलुलर है तो बनी किससे है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी है, राइट। ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी है। जो एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स हैं उनका बेसल पार्ट किसके कांटेक्ट में होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आपका एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है, राइट। मैं आपको जब कैंसर पढ़ाऊंगा ना, कैंसर के बारे में, तब मैं आपको इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का ये ट्यूमर है। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम स्टडी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यहां पे बेसिकली हमने ये जो पार्ट है ये सेल का पार्ट है, ये हमारी कौन सी होगी, एपिथेलियल सेल्स होगी, राइट। अब ध्यान दीजिए,
एपिथेलियल सेल्स के जो अपर पार्ट है उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, जो ये सेल है ना, राइट, इस तरीके के सेल है, राइट, और ये सेल का हमने जो बात की थी, जो अपर पार्ट होगा इसको हम एपिकल रीजन कहते हैं, एपिकल, ये फ्री रहता है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, बेसल, और जो बेसल पार्ट होगा वो एक नॉन सेलुलर लेयर के कांटेक्ट में होगा, और इस नॉन सेलुलर लेयर जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, इसे हम क्या कहेंगे आपका, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये कंप्लीट हमारा क्या बन गया आपका, यस प्लीज, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। और इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होगा, यस, एक्सीलेंट, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू की जो ब्लड वेसल्स है वहीं से जो मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो गैसेस है वो डिफ्यूज हो रही हैं, और वो कहाँ जा रही है आपका, यस, इन द एपिथेलियल सेल्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जितनी भी आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं सबके पास क्या मौजूद है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब प्रॉपर्टी की बात करूं अगर मैं आपसे, एपिथेलियल टिश्यूज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उनमें से एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, दैट इज पावर ऑफ रीजनरेशन, राइट, इज प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यूज। देखिए जैसे कि हमारी स्किन है, राइट, स्किन में बार बार चोट लगती है, आप देखना स्किन पे अगर कोई माइन्यूट कट लगा है तो जल्दी से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो बेसिकली वहां पर एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो जल्दी से क्या करती है, फास्ट डिवाइडिंग होती है और उस घाव को क्या करती है, भर देती है, राइट। आपको ये बात समझ में आ रही है, एपिथेलियल टिश्यू का जो रीजनरेशन पावर है अगर हम न्यूरल टिश्यू की कंपेयर करें तो न्यूरल टिश्यू से बहुत ज्यादा है। न्यूरल टिश्यू की जो आपकी रीजनरेशन पावर होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है। वाइल नर्वस टिश्यू पावर रीजनरेशन इज absent, यहाँ पर या तो बिल्कुल ही absent होती है या होगी भी अगर रीजनरेशन पावर न्यूरल टिश्यूज के पास तो बहुत ही क्या होगी, लीस्ट होगी, राइट। इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छे से नोट डाउन भी कीजिए प्रॉपर। फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे एक एनिमेशन के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये हमारे एक एपिथेलियल टिश्यू की सेल है और देखो अब किस तरीके से रैपिडली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, हाँ या ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मान लीजिए यहाँ पे घाव हुआ है, राइट, यहाँ पे वुंड हुआ है, फिर ये सेल ने क्या किया, लगातार ये फास्ट डिवाइडिंग कर रही है और इस पर्टिकुलर इलाके को ये क्या कर दे रही है, फिलअप कर दे रही है। तो एपिथेलियल टिश्यूज कैसी होती है, फास्ट डिवाइडिंग सेल होती है, इनकी जो रीजनरेशन पावर होती है वो ज्यादा होती है। जहां अगर हम कंपेयर करें इसको न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू की जो रीजनरेशन पावर है वो या तो लीस्ट है, वैसे जनरलाइज वे में एब्सेंट है। अब हम बात करेंगे इसका डेवलपमेंट कैसा होता है। देखिए डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, मैंने आपको जर्म लेयर के बारे में बताया था ना प्रीवियस क्लास में, राइट। तो ये कौन कौन सी जर्म लेयर से इनका निर्माण होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों प्रकार की जर्म लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है। प्लीज माइंड द वर्ड्स, अगर एग्जाम में ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट, फॉर्म द एपिथेलियल टिश्यूज, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, फोर्थ में होगा ऑल ऑफ देम, तो आप क्या लिखेंगे, यस, एक्सीलेंट, हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ देम, राइट। तो यहां पर देखते हैं कुछ लाइंस को मैं आपके लिए रीड करता हूं। बोलता है आपका एपिथेलियल टिश्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। ऑल द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का मतलब हम ह्यूमन क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से बनते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो देखते हैं एक्टोडर्म से क्या बनता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो स्किन का पार्ट होता है वो किससे बनता है हमारा, दैट इज एक्टोडर्म से, राइट। एंडोडर्म से क्या बनते हैं, जो आपको जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग होती है ना वो एंडोडर्म से बनती है, और प्लस जो इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज है वो किससे बनती है, मेसोडर्म से बनती है। तो आप इन लेमन में समझ लीजिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होती है वो तीनों प्रकार की जर्म लेयर से बनती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
चलिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, राइट। हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को हम कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज का, तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, सिंपल एपिथेलियम। नंबर एक हमने बोला वी कैन क्लासिफाई द एपिथेलियल टिश्यू, नंबर वन दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, एंड नंबर टू that is compound epithelium, right? So first is simple epithelium and second is compound epithelium. अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है सिंपल एपिथेलियम क्या है और कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल एपिथेलियम के बारे में कहता है कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि यहां पे जो आपको सेल की लेयर मिलने वाली है वो केवल एक ही लेयर मिलेगी। मान लीजिए मैंने ये आपका एपिथेलियल टिश्यू बनाया, ये एपिथेलियल टिश्यूज की यहाँ पे कितनी लेयर दिख रही है आपको, दैट इज ओनली सिंगल लेयर, ठीक है। इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज को आप क्या कहेंगे, यस प्लीज, इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज को हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेल की लेयर दिख रही है वो एक ही दिख रही है, राइट, एक ही सेल की लेयर नजर आ रही है। दैट इज वाई वी कॉल दिस सिंपल एपिथेलियम। इसमें केवल मोनोलेयर होगी। अच्छा ये नीचे हमने क्या बना दिया इस तरीके से, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना होता है, यस नॉन सेलुलर है, जो किसका बना है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, बेसिकली नॉन सेलुलर है, ठीक है। तो यहां पर ये सिंगल लेयर से बना हुआ है। अगर मैं कंट्रास्ट करूं आपका कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम में आपको जैसे एक लेयर ऑफ सेल ये दिख गया, वन लेयर ऑफ सेल हो गया। यहां पर कितनी लेयर ऑफ सेल थी, केवल वन लेयर थी, इसलिए हमने इनको क्या बोला, सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड वर्ड से ही क्लियर है, यहाँ पे आपको दो या दो से अधिक क्या मिलेंगी, लेयर मिलेंगी, किनकी, सेल्स की। दैट इज वाई वी कॉल दिस कंपाउंड एपिथेलियम। तो एक लेयर ये बन गई, लेट्स से हमने ये दूसरी लेयर बना दी, और ये आपकी कौन सी लेयर होगी, ये तीसरी लेयर हो गई। तो यहाँ पर आपको सेल की कितनी लेयर, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और एक लेयर ये हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये कहता है कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर, दो या दो से अधिक इसमें क्या पाई जाएंगी, यस लेयर पाई जाएंगी, किनकी, सेल्स की लेयर पाई जाएंगी। और ध्यान रखना जो सबसे नीचे की लेयर होगी, जो सबसे नीचे की लेयर होगी यहाँ पे, वो किस पे रेस्ट करेगी या किसके ऊपर होगी, वो दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यूज में याद रखना हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब मैं आपको जो कॉन्ट्रास्ट करूंगा वो मैं बेसिकली आपको बात करूंगा सिंपल एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जो बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर में वो बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। तो अगर मैं बात करूं फंक्शंस के बारे में, फंक्शन दैट इज लाइनिंग ऑफ बॉडी केविटीज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने आपके लिए इस तरीके से क्या बनाया था, यस दैट इज ब्लड वेसल मैंने बनाई थी आपके लिए, बहुत ही अच्छा, राइट। हमने ब्लड वेसल में जो बीच में स्पेस होता है उस स्पेस को क्या बोला था, यस दैट इज ल्यूमन बोला था। फिर हमने आपसे एक बात बोली थी, जो सबसे इसकी इनर लेयर है, इनर लेयर पे आपको इस तरीके से क्या नजर आते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज की एक लेयर नजर आती है। और बेसिकली हमारा ये सिंपल एपिथेलियम ही है, क्या है, सिंपल एपिथेलियम। आप देख रहे हैं ना मैंने कितनी लेयर ऑफ सेल्स बनाई है, इसमें केवल वन लेयर ऑफ सेल ही बनाई है। और बेसिकली अभी अब थोड़ी देर बाद जानेंगे कि इनको हम एंडोथीलियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, राइट। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज इस तरीके से अस्तर टाइप का ये बना रही है, राइट। डक्स में पाई जाएंगी, डक्स आप जानते हैं ना इस तरीके से जो बड़े पैसेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डक्स कहते हैं, प्लस ट्यूब्स में ये पाई जाती हैं।
अगर मैं कॉन्ट्रास्ट करूं कंपाउंड की, कंपाउंड में दो या दो से अधिक लेयर पाई जाएंगी, दो या दो से अधिक लेयर पाई जाएंगी, तो आप इजीली समझ सकते हैं इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, जैसे कि कहां पर होता है, स्किन में होता है। तो यानी कि इनमें खूब सारी लेयर आपको नजर आएंगी। अगर खूब सारी लेयर आपकी नजर आएंगी तो इनका जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है दैट इज यस प्रोटेक्शन। तो यहां पे आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं, यहां पर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल आपको नजर आ रही है, देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक आपको कितनी लेयर दिख रही है, वन लेयर दिख रही है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल एपिथेलियम। और ये जो नॉन सेलुलर पार्ट है, ये जो नॉन सेलुलर पार्ट है, इस नॉन सेलुलर पार्ट को हम क्या कहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। राइट, व्हाट अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम? आप इजीली देख सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में, देखो एक लेयर तो ये हो गई, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, यानी कि यहाँ पर आपको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसे दिखेगा, मल्टी लेयर, यानी कि यहाँ पे दो या दो से अधिक लेयर आपको नजर आएंगी, किनकी, सेल की। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस कंपाउंड एपिथेलियम। चलिए मैं अब आपको आगे बढ़ाता हूं इस टॉपिक में। अब हम सिंपल एपिथेलियम जो बेसिकली मोनोलेयर यानी कि मोनोलेयर ऑफ सेल से बना है, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है, राइट, इसको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं आपका स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल कॉलमनार एपिथेलियम, और इसको हम पढ़ते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। So on the basis of structural modification of cells, right, यानी कि सेल के जो मॉडिफिकेशन हुए हैं उस आधार पे आप सिंपल एपिथेलियम को कितने भागों में बांट सकते हैं, यस, दैट इज स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड क्यूबॉइडल, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम और सीडोस्ट्रेटिफाइड। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है आपका सिंपल एपिथेलियम के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं सिंपल एपिथेलियम पे माय डियर स्टूडेंट, ए में देख रहे हैं यहाँ पर जो ये सेल है फ्लैटेंड सेल है, ये जो सेल है ना चपटी सेल है, टाइल लाइक, जैसे हमारे टाइल होते हैं घर पे लगे हुए, वैसे ये फ्लैटेंड सेल्स होती है। और ये फ्लैटेंड सेल से जो आपका सिंपल एपिथेलियम बनता है उसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होता है इसका नाम, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस वर्ड से बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो फ्लैटेंड सेल पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, स्क्वामस एपिथेलियम। अब यहाँ पे क्यूब लाइक सेल पाई जा रही है, ये जो क्यूब लाइक सेल पाई जा रही है इनको हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। राइट, ये क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी वाला डायग्राम। और ये कॉलम पिलर जैसे दिख रही है ना आपको, ये सेल इस तरीके पिलर जैसी सेल दिख रही है, और ये जो पिलर लाइक सेल हमको दिख रही हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, आपका कॉलम के जैसे दिख रही हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम कॉलमनार सेल्स। क्या बोलेंगे, कॉलमनार सेल्स। और ये जो कॉलमनार सेल्स होती है, राइट, इन पे क्या हो सकते हैं, हमारे सीलिया हो सकते हैं, सेम क्यूबॉइडल के ऊपर भी सीलिया मौजूद हो सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक पता चला होगा इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यस, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये देखो फ्लैट सेल है, चपटी है, फ्लैट फ्लैट टाइल लाइक, किसके जैसे मैं बोल रहा हूं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो आपका एमसीक्यू है, ये आपको रियलाइज होगा जब आप असाइनमेंट करेंगे, मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा इससे रिलेटेड, आपको वो करने हैं। तो यहाँ पे ये फ्लैटेंड सेल है, फ्लैट सेल है, चपटी सेल है, और तभी इनके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या है, हमारे स्क्वामस एपिथेलियम है। राइट, यहाँ पे आप देखिए ये क्यूब लाइक है, देख रहे हैं ना, ये क्यूब लाइक है, क्यूब लाइक है, ये क्यूब लाइक है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये कॉलम लाइक है, राइट, कॉलम लाइक है। तो आप इनके न्यूक्लियस को भी ध्यान से देखिए, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा न्यूक्लियस की पोजीशन भी। और ये जो है ये कॉलम के आकार के पिलर जैसे, दैट इज व्हाई वी कॉल देम कॉलमनार एपिथेलियम। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्यूबॉइडल, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, ये जो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल इस तरीके से,
या फिर आपके कॉलमनार के ऊपर इस तरीके से सीलिया का मॉडिफिकेशन, सीलिया पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, यस, इनके लिए हम एक जनरलाइज वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर इन पे सीलिया मौजूद है तो इसको हम जनरल वे में सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम दो प्रकार के हैं, क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम, अगर इसके ऊपर सीलिया आ जाए तो इसको ही हम क्या कहने लगेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, और ये हमारे क्यूबॉइडल कॉलमनार एपिथेलियम कहलाएंगे। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये सीडोस्ट्रेटिफाइड है। मैं आपको समझाऊंगा इस वर्ड का मतलब, सीडोस्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो सीडोस्ट्रेटिफाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से न्यूक्लियस की पोजीशन है, ठीक है। तो इन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली 5 टाइप हमारे क्या हो गए, सिंपल एपिथेलियम, और इन्हीं के बारे में हमने डिटेल में अब पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका सिंपल एपिथेलियम के बारे में। सिंपल एपिथेलियम के अंदर भी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है स्क्वामस एपिथेलियम के ऊपर। तो बेसिकली जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। किसके बारे में, स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। अब ये स्क्वामस वर्ड का मतलब क्या होता है, स्क्वामस का मतलब होता है पपड़ीदार। स्क्वामस का क्या मतलब मैंने आपको बताया, पपड़ीदार एपिथेलियम। पपड़ियां आपने घरों की दीवार में देखी होंगी, राइट। अगर इस तरीके से मान लीजिए हमारा छत है ये घर का, हमारे घर के छत में आपने इस तरीके से देखा होगा, यूं करके पपड़ियां, जो चूना हम लगाते हैं उसकी पपड़ियां टाइप की बन जाती है, ठीक है। अब देखिए पपड़ियों की क्या विशेषता होती है, देखो पपड़ियां फ्लैट होती हैं, भाई चपटी तो होती हैं पपड़ियां, राइट। और पपड़ियों की जो बाउंड्रीज है, जो इनकी बाउंड्रीज है, ये इरेगुलर होती है। कैसी होती है, इरेगुलर होती है। और इन पपड़ियों के आर पार कोई भी चीज चले जाती है, जैसे सीलन जहां पर होती है ना, सीलन जहां पर होती है जहां से पानी आ रहा होता है, वहीं पर आपको इजीली पपड़ियां देखने को मिलेंगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करती हैं, ये डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं, मतलब इनसे कोई भी चीज डिफ्यूज हो सकती है। तो बेसिकली इनको पपड़ीदार क्यों कहते हैं, अभी आपको इसका मतलब पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन आपको नोट डाउन करनी है। तो फर्स्ट ये कहता है आपका, इट इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। एज यू नो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्या बनाया, आप सभी को पता है, ये हमने क्या बनाया है, स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और स्क्वामस एपिथेलियम किसका पार्ट है, दैट इज सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है। और जो सिंपल एपिथेलियम हमारे बने होते हैं वो कितने लेयर से बने होते हैं, हमारा सिंगल लेयर से बने होते हैं। और ये जो सेल है, इन सेल की क्या विशेषता है, ये जो सेल होंगी, जो इनकी बाउंड्रीज हैं, ये देखो इस सेल में बना रहा हूं, पहली बात ये फ्लैट है, फ्लैटेंट है, राइट। और ये फ्लैटेंट सेल होने के साथ साथ जो इनकी बाउंड्रीज हैं वो इरेगुलर है, तभी तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस वर्ड का ही मतलब क्या है, पपड़ीदार। क्या नाम इनका, पपड़ीदार। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर नजर आ रही होगी, ठीक है। और सिंगल लेयर है क्योंकि आप समझ सकते हैं सिंपल एपिथेलियम बना रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम, अगर आपने फुटपाथ देखा होगा, फुटपाथ है ना, राइट। फुटपाथ में बेसिकली पेवमेंट बिछी होती है, जो टाइल्स बिछे होते हैं ना इस तरीके से, राइट। क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो टाइल लाइक अपीयरेंस है और ये फ्लैट है, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस। क्योंकि कैसा अपीयरेंस है इनका, टाइल लाइक अपीयरेंस है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम पेवमेंट एपिथेलियम। और ध्यान में रखना है, इनका न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेल के सेंटर में होगा। प्लीज माइंड द वर्ड्स, मैंने बोला जो स्क्वामस एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स इनको कह सकते हैं। एपिथेलियल सेल्स का जो न्यूक्लियस होगा ये सेंट्रली प्लेस्ड होगा, सेंटर में होगा। और ऑफ कोर्स ऑलवेज रेस्ट होना बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसके ऊपर होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिखाता हूं, ये देखो
इसका अपीयरेंस और इसका अपीयरेंस लगभग आपको क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। इसी को हम पेवमेंट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट। आप इजीली देख सकते हैं क्योंकि कैसा आपका टाइल लाइक अपीयरेंस दे रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस पेवमेंट एपिथेलियम, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपका स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, राइट। अब हम बात करते हैं आपका स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वो कौन कौन से रीजन है जहां पर हमारे स्क्वामस एपिथेलियम मिलेंगे। अब देखिए, आपको बहुत ओवर नहीं पढ़ना है, केवल केवल जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं से सिलेक्शन होता है। मैंने दो चीज देखी बच्चों, राइट। एक तो आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। अगर हम प्रिसाइज पढ़ें, जितनी एग्जाम की डिमांड है उतना ही हम पढ़ें, ओनली दैट केस हम सेलेक्ट होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 97 अप्रॉक्स आपको चैप्टर पढ़ने, 11th हो गया और 12th दोनों को मिला के 97 चैप्टर से पूछा जाना है आपके नीट में। तो आप क्या सब पढ़ लेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन पूरी रिसर्च कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, राइट, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। केवल केवल हमको एनसीईआरटी जितना एग्जाम की डिमांड है उतने पे ही फोकस करना है। चलिए, कहां कहां ये पाए जाते हैं, ये एग्जांपल ही आपको याद करना है, ठीक है। वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमने देखा था इस तरीके से, मैंने आपको ब्लड वेसल्स बना के दिखाई थी। ब्लड वेसल्स में मैंने आपको भीतर का जो पार्ट होता है उसको हम ल्यूमन कहते हैं, और ये ल्यूमन की जो इनर वाली लाइनिंग होती है, इन लाइनिंग्स में मैंने आपको बोला था दैट इज क्या होगा, सिंपल एपिथेलियम होगा। और ये सिंपल एपिथेलियम कौन सा पार्ट का, कौन सा टाइप होगा, यस, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। अभी तक हम इस बात को डिक्लेयर नहीं करे थे, तो आई होप आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि आपका जो एंडोथीलियम है, राइट, कौन, एंडोथीलियम, वो एंडोथीलियम हम पढ़ रहे थे एपिथेलियम से तो बना है। एपिथेलियम किस टाइप के एपिथेलियम से बना है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। ये एंडोथीलियम जो बना है वो किससे बना है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया कि आपकी ब्लड वेसल की जो इनर वॉल होती है वो किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होती है। व्हाट नेक्स्ट, और ये बेसिकली और कहां पर पाया जाएगा, एयर सैक ऑफ लंग्स। आप इधर देखिए, ये बेसिकली हमने लंग्स बनाए। लंग्स के भीतर आप जानते हैं इस तरीके से एक ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद अंदर क्या जाते हैं, दैट इज ब्रोंकाई जाते हैं, फिर ब्रोंकाई सब डिवाइडेड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, देन सो ऑन, है ना। फाइनली यहाँ पे क्या बनता है, एक क्लस्टर टाइप का बनता है, राइट। इस तरीके से एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई, राइट। और ये जो एल्वोलाई, अगर मैं इसको इनलार्ज करके इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, ये हमने एल्वोलाई बनाया। ये जो एल्वोलाई की वॉल है, अगेन ये जो एल्वोलाई की वॉल है, यहां पे आपको क्या नजर आएगा, यस, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपको यहाँ पे नजर आएगा। और आप ये समझ सकते हैं इसके बाहर क्या होती है, यस, दैट इज ब्लड कैपिलरी होती है, जिससे क्या होता है, हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। आपके जो ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वोलाई में जाती है, और एल्वोलाई से हमारे नॉस्ट्रल्स के बाहर या रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर हो जाती है, और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल में आती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शन भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत थिन है तो मैंने इसका एक फंक्शन क्या हो गया, दैट इज डिफ्यूजन, राइट। ये किस में हेल्प करता है, डिफ्यूजन। आप समझ सकते हैं ब्लड कैपिलरी से भी कोई भी जो मटेरियल होगा वो बाहर कैसे आएगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में ये बेसिकली आपका स्क्वामस एपिथेलियम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने में क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं। अब आगे देखते हैं स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। आप यहाँ पर देखते हैं ये आपकी ब्लड वेसल, ये आर्टरी है, और ये हमारी क्या है, वेन, राइट। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं चाहूंगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज द मेजर
व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है, अगर आप उसको समझ रहे हैं इसकी मेहनत को, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आर्टरीज और वेन में एक डिफरेंस बताना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मैं आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। फिर यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल की जो अंदर की जो आपकी वॉल दिख रही है ना, राइट, जो कि एंडोथीलियम जिसको हम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एंडोथीलियम, राइट। ये एंडोथीलियम जो होता है एग्जैक्टली एपिथेलियल टिश्यू ही है, राइट। और ये एपिथेलियल टिश्यू किससे बना है, यस, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम से बना है, ठीक है। एक तो ये बात हम समझ गए। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, यस, ये हमारा एल्वोलाई हो गया। ये जो एल्वोलाई पे इधर पे आप ये सेल्स देख रहे हैं, ये बेसिकली जो सेल है ये स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। और ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल की जो अंदर की लाइन है वो भी किससे बनी है, स्क्वामस एपिथेलियम से। तो इनका फंक्शन भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत पतली है तो इजीली इनके अक्रॉस क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, प्लीज असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर में हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।